हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वहां पे हम कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को लिखते थे केडी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को लिखते थे केपी। अब हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर को लिखेंगे केई। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है dividend price approach. There are various approach to find out the cost of equity. So right now we are discussing in this session only three approach: dividend price approach, earning per share approach and growth approach, that is the Gordon's model. So सबसे पहले आता है dividend price approach. यहाँ पे हम ऐसा assume कर लेते हैं कि dividend per share remain constant forever. So यहाँ पे एक illogical assumption लिया जा रहा है कि dividend per share remain constant forever. So under the dividend price approach, अगर आपको cost of equity find करनी है तो KE is equal to D divided by P0, that is dividend divided by market price. और ये dividend हमेशा constant रहेगा, ऐसा assumption लिया जा रहा है इस approach में, जो कि लॉजिकल नहीं है, लेकिन फ्रॉम द थियोरेटिकल पार्ट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज रिलेवेंट। सो मान लो कि कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया और अभी कंपनी की मार्केट प्राइस 10 रुपये है। सो इसकी आएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 10% इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो इफ डिविडेंड इज 1 रुपीज, market price is 10, so 0.1 is the answer, multiply by 100, so 10% will be the cost of equity as per the dividend price approach. I hope you will understand this. Next is the earning price approach. So under the earning price approach, यहाँ पे हमने क्या assume किया था, dividend per share will remain constant. So यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं अर्निंग पर शेयर विल रिमेन कांस्टेंट। डिविडेंड को नहीं, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर विल रिमेन कांस्टेंट, जो कि ये भी लॉजिकल नहीं है। हर साल अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट रहे ऐसा जरूरी नहीं है। सो यहाँ पे क्या होता है कि इट विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सेम फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 100 रुपीज अर्न किए, लेकिन उसमें से 30 रुपीज का डिविडेंड दिया इस बार। लास्ट ईयर कंपनी ने 100 रुपीज अर्न किए थे, लेकिन 70 रुपये का डिविडेंड दिया था। सो यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड डिसीजन जो आता है वो यहाँ पे कंसीडर होता है, लेकिन इट विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम अर्निंग पर शेयर को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है? सो अर्निंग प्राइस अप्रोच में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? KE is equal to E divided by P0. E का मतलब हो गया अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय market price. So I hope this is understandable. So formula is EG EPS divided by market price. No need to see the example, right? So this is two approach: dividend price approach and earning price approach. I think both the approach are not much relevant from the examination point of view, because the assumption is taken which are quite illogical. पहले में लिखा दिया है कि डिविडेंड पर शेयर रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर, दूसरे में लिखा दिया है कि अर्निंग पर शेयर रिमेन कांस्टेंट फॉरएवर, जो कि लॉजिकल नहीं लगता है। नाउ द थर्ड अप्रोच इज द ग्रोथ अप्रोच, दैट इज द गोल्डन्स मॉडल। सो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम नहीं करते कि डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा या फिर अर्निंग कांस्टेंट रहेगी। हम यहाँ पे ले रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ विल रिमेन कांस्टेंट। डिविडेंड का ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहे या ना रहे, रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ विल रिमेन कांस्टेंट, ऐसा इस अप्रोच में कंसीडर किया गया है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, कंपनी फ्यूचर डिविडेंड ज्यादा देगी। सो इट विल कंसीडर द रिटेंशन रेट। सेम फॉर एग्जांपल, व्हाट इज रिटेंशन रेट? कंपनी ने 100 रुपीज अर्न किए, उसमें से 70 रुपीज का डिविडेंड दे दिया, सो कितने बचे कंपनी के पास? 30 रुपीज। दिस इज द रिटेंशन रेट। अगर कंपनी का रिटेंशन रेट ज्यादा होगा, दैट इज देयर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इन कंपनीज बिजनेस, सो उसकी फ्यूचर अर्निंग ज्यादा होगी, उसकी फ्यूचर अर्निंग ज्यादा होगी तो उसका फ्यूचर डिविडेंड भी ज्यादा होगा। सो दिस ग्रोथ मॉडल विल
consider if investment increase, future dividend will increase. It will consider the earning retention rate. What is earning retention rate? The portion of earning which are available to the equity shareholder but not distributed as the dividend. So the portion of earning which are available to the equity shareholder but not distributed as a dividend. मतलब जो पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिविडेंड में दे सकते थे वो हमने डिविडेंड में नहीं दिया, लेकिन कंपनी ने अपने पास रिटेन करके रख लिया, तो वो रिटेंशन को हम कैसे दिखाएंगे? रिटेंशन इज इक्वल टू बी एंड उस पे कंपनी को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो मिलेगा, कुछ ना कुछ जहां पे भी इन्वेस्ट करेगा तो उस पे कंपनी को रिटर्न मिलेगा। सो द ग्रोथ इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय आर। सो यहाँ पे ग्रोथ क्या होगा? ग्रोथ इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय आर। तो ये मॉडल क्या कंसीडर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा आपका फ्यूचर डिविडेंड भी बढ़ेगा। नाउ वी विल सी द फॉर्मूला फॉर दिस अप्रोच। सो एज पर द ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल अप्रोच, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P प्लस G। और इसको हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G डिवाइडेड बाय P प्लस G। सो यहाँ पे D1 का मतलब क्या होता है? D1 इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G। सपोज कंपनी ने 1 रुपए का डिविडेंड दिया था और 10% का ग्रोथ रेट है, तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना हो जाएगा? 1.1, दैट इज D1 इज इक्वल टू योर 1.1। सो यहाँ पे हम ए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और ए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P प्लस G, और यू कैन से D मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G डिवाइडेड बाय P प्लस G। सो उसको हम कैसे नैरेटिव कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। सो G का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कांस्टेंट ग्रोथ रेट। D1 का मतलब होगा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P का मतलब होगा मार्केट प्राइस। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम योर मॉड्यूल। A लिमिटेड पेड डिविडेंड 1 रुपीस पर शेयर लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर कितना डिविडेंड दिया? 1 रुपए का। सो मेरा यहाँ पे D0 हो गया 1 रुपीस, ठीक है। फिर मेरी फेस वैल्यू है 10 रुपये। डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, यहाँ पे दिया गया है डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर, तो 10% का इंक्रीज होता है। सो D1 इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1। सो D1 मेरा हो गया 1.1। करंट मार्केट प्राइस है 55, ठीक है। So how I will find out the cost of equity? So put this figure into formula. So cost of equity is equal to D1 divided by P plus G, that is 1.1 divided by market price is 55 plus growth rate कितना दिया हुआ है? 10%, that is 0.1. Now what will be the answer of this? 1.1 divided by 55, that is 0.02 plus 0.1 is equal to 0.12. So my cost of equity is 12%. So I hope you will understand this, how to find out the cost of equity under these three approach. These two approach are not much considered. However, this is important approach from the examination point of view. So I hope you will understand this. In the upcoming session we will discuss another approach to find out the cost of equity.